जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस्तकबाल करता हूं। और साथ में आज के हमारे जो मेहमान हैं अ, जनाब अबरार अली सैयद साहब। अ, वैसे तो अबरार अली सैयद साहब की शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। ये हमारे एक अहम तरीन रिसोर्स पर्सन हैं और हम इनसे अक्सर इस्तेफादा करते रहते हैं। लेकिन आज के तारुफ में एक थोड़ी सी तब्दीली ये है कि आप अब जो है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी पे नहीं, बल्कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रैटेजी ओजियजिन यूनिवर्सिटी टर्की में हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये IIM अहमदाबाद से जो है PhD है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से। तो आज का जो टॉपिक जनाब अबरार अली सैयद साहब ने दिया है वो है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। तो अभी मैं मजीद वक्त ये कि आपके और अबरार अली सैयद साहब के दरमियान मजीद वक्त नहीं लूँगा। इंशाल्लाह इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। लेकिन मैं तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को रिनेम कर लें, क्योंकि लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन आंसर पूछने होंगे तो उसमें सहूलत होगी इंशाल्लाह ताला। तो अबरार भाई आप शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई और सलाउद्दीन भाई आप लोगों का अगेन मुझे बुलाने के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा इसलिए अलग है जो मेरे रेगुलर टॉपिक से, बिकॉज ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि अगर आपने मेरे पास्ट के जितने भी लेक्चर सुने होंगे, हमने बात किया था स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ, हमने बात किया था इनोवेशन, हमने बात किया था बिजनेस मॉडल इनोवेशन, हमने बात किया था फैमिली बिजनेस। हमने ये जितने भी टॉपिक पे बात किया है उसमें जो मेन जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम अपनी कंपनी को बेहतर कैसे बनाएं, हम अपनी बिजनेस को कैसे बेहतर करें, हम अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, एक लेवल से और नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाएं। और ये जो चेंज बदलाव लाएंगे हम बिजनेस में, उसमें जो अहम रोल होता है वो ओनर या मैनेजर का होता है जो ये कंपनी को लीड करता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लीडरशिप के बारे में आपने पहले सुना होगा, और वो और ये टॉपिक इसलिए अलग है बिकॉज जब लीडरशिप के बारे में बात होती है तो उसमें इंडिविजुअल एज अ ओनर या मैनेजर या एंटरप्रेन्योर आप कैसे बिजनेस को मैनेज करते हैं या आप लोगों को कैसे लीड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब आप स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं उसमें लीडरशिप का क्या रोल है। और उसमें सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज होता है, हम जब बात करते हैं हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है, हमें ग्रोथ स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है, हमें इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमें जो भी कुछ करना होता है बहुत आसान होता है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजी को बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप कोई कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट 3 4 5 सालों में कहाँ जाना। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूशन का। स्ट्रैटेजी आपने जो डिसाइड किया कि आप नेक्स्ट 5 साल में आप ये लेवल पे कंपनी को लेके जाएंगे, ये लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाएंगे, तब आपको उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है। और वहां पे जो रोल आता है वो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का आता है। कैसे एक लीडर, एक ओनर, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर एक नॉर्मल लीडर से स्ट्रैटेजिक लीडर में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। सो बहुत ही सिंपल फैक्ट है कि 6,000 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को जब सर्वे किया गया तो पता चला सिर्फ 8% उसमें से हैं जो स्ट्रैटेजिक लीडर हैं। अगर आप नॉर्मल देखें कि होता क्या है कि बिजनेस जब कोई शुरू करता है उसकी कोई ना कोई एक्सपर्टाइज होती है। कोई फाइनेंस में अच्छा होता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा होता है, कोई ऑपरेशन में अच्छा होता है, कोई प्रोडक्शन में अच्छा होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा होता है। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक लीडर होता है वो पूरे सारे फंक्शंस को कंबाइन करके अपनी एक्सपर्टाइज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है और कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। ये बहुत ज़रूरी है हमको देखना कि हमारे में, और आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो नॉर्मल लीडर होते हैं, ना कि स्ट्रैटेजिक लीडर होते हैं। हम फिर पूछेंगे कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप होता क्या है और वो कौन होता है।
तो स्ट्रेटेजिक लीडर वो होता है जो उसका विजन और वो डायरेक्शन देता है, जिसके वजह से कंपनी का सक्सेस डिसाइड होता है। वो कंपनी को एक 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 रास्ता दिखाता है, जिसके बेस पे आप कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। स्ट्रेटेजिक लीडर ये होता है जो विजन है, जिसका ख्वाब है। मुझसे विजन क्या होता है, जो कंपनी का ख्वाब है, कहाँ पहुंचना है, किस तरह का, कहाँ पे पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है। वो जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वहां तक वो उनके वो उसके ख्वाब को वो वहां उनके तक लेके जाता है, और फिर उनके साथ मिलके उनके जो ख्वाब को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए वो उनको मोटिवेट करता है, उनको एनकरेज करता है, और उनके साथ मिलके वो टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। और इन रिटर्न आपके विजन, आपका जो ख्वाब है कंपनी का, आपके जो बिजनेस के रिलेटेड आपके ख्वाब हैं या विजन है, वो पूरे होते हैं। लोगों में एंथुजियाज्म, लोगों में इंटरेस्ट बरकरार रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, आप स्ट्रैटेजी बना लेंगे, आप कोई कंसल्टेंट को हायर कर लेंगे, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। और एग्जीक्यूशन कौन करता है, आपके एम्प्लॉयज करते हैं। तो उनमें वो जो आपकी जो सोच है, उनको वहां तक उनके उनकी सोच के साथ आपकी सोच को मिलाना, और आपके ख्वाब को वो ख्वाब देखने लगे, आपके ख्वाब वो उस तरह लेके जाना, वो बहुत जरूरी होता है। तो वो स्ट्रैटेजिक लीडर करता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप किसी अपने काम को डेलीगेट करते हैं, तो आप अपने फॉलोअर्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप किसी को डिसीजन पावर देते हैं, ऑथोरिटी देते हैं, तब आप लीडर ट्रांसफर बनाते हैं। और जब स्टैटिक लीडर ये होता है जो खुद लीड तो करता है, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे और लीडर्स क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिजनेस में जो नेक्स्ट लेवल तक कंपनी को लेके जाते हैं, बिजनेस को लेके जाते हैं। सो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है। तो जैसे मैंने कहा, विजन, कंपनी का जो उसने विजन है, कोर बिलीफ है, जो उसने अपनी कंपनी के लिए बनाए हैं, सो वो रिफ्लेक्ट करता है। वो डिसीजंस लेता है जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस उसके पास हैं, जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कंपटीशन में बरकरार रहने के लिए, वो रिलेटेड डिसीजंस को वो लेता है। वो जब जरूरत पड़े तो कंपनी को का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। और वो होता है कि जो जब जरूरत पड़े तो ज्यादातर लीडर का काम होता है कि डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व ना हो, ब्रॉड लेवल पे काम करे, बट जरूरत पड़ने पर वो भी करता है, क्योंकि जब कंपनी में जब ठीक ठाक चीजें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके स्ट्रैटेजिक लीडर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और अपना काम करता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि जो लीडरशिप में, कहाँ तो कोई लीडरशिप विजन बेस होता है, कमांड बेस होता है, सिंबॉलिक होता है, डिसीजन मेकिंग बेस होता है। लेकिन स्टैटिक लीडर होता है वो सारी चीजों को इंटीग्रेट करके ही काम करता है। सो ये थोड़ा सा फर्क है। सो जब मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है या जनरल मैनेजर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो एक तरह की लीडरशिप को फॉलो करता है। लेकिन जो स्टैटिक लीडर होता है, वो ये चारों चीजों को कंबाइन करके उसको रिफ्लेक्ट करता है अपने काम में। तो जैसे आपके यूसुफ साहब के जो पीछे बैकग्राउंड में लिखा है, ये बहुत कॉमन है कि कैसे स्ट्रैटेजिक लीडर बने, और ये फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले शुरू होता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कि आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसी है। मतलब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या है, बेसिकली स्ट्रैटेजी है कि आप क्या करते हैं, आप अपने आसपास के माहौल को चेक करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, आपके पास क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज उसमें से डेवलप हुई। जैसे कोविड आ गया, कोविड ने बहुत सारी चीजें बदल दी हमारे आसपास। अब उसमें से कई लोगों के लिए कई नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई, कई लोगों के लिए उसमें से चैलेंजेस भी खड़े हुए। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे वहाँ एक अहमदाबाद में एक छोटी सी कंपनी है, जो छोटी सी नहीं, काफी बड़ी कंपनी है, जो टूर्स और ट्रैवलिंग का बिजनेस करती है। मोस्टली वो लोग जो गुजरातीज हैं, उनको चार धाम की यात्रा और साथ में वो वैष्णव देवी की यात्रा के लिए, और वो उनका बड़ा नाम है, और सारे न्यूज़पेपर में उनके एडवर्टाइजमेंट आते रहते थे, वेरी पॉपुलर। कोविड आ गया, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक फरसान का कंपनी शुरू किया। और फरसान का कंपनी अभी इतना चल गया है एक साल में, कि जिसमें वो जो पहले जो ट्रैवलिंग बिजनेस में जो बिजनेस करते थे, जो काफी बड़ा नाम था, उससे ज्यादा बिजनेस अभी करने लगे। सो क्या होता है, आप आपके आसपास के माहौल को आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे नई किस तरह की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है, किस तरह की चैलेंजेस आ रही हैं,
और उसके रिलेटेड आपके पास क्या कमी है, आपके पास क्या अच्छाई है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या रिसोर्सेस हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके जो नई अपॉर्चुनिटी या जो नए चैलेंजेस है उसको डील करेंगे। तो ये आपका स्ट्रैटेजी, तो हमेशा ये कांस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। आप ऐसा सोचिए कि मैं 1 साल में करूंगा, 1 साल तक बहुत माहौल चेंज हो जाता है। आजकल जो वर्ल्ड है, जो बिजनेस वर्ल्ड है, वो बार बार फास्ट चेंज होता है, कीप मूविंग, डायनेमिक एनवायरनमेंट है हमारा। तो उसमें आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जो बार बार कॉन्स्टेंटली मैं देखता रहूंगा कि मेरा कस्टमर क्या कर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मेरा सप्लायर क्या कर रहा है, उसमें से क्या नया मुझे समझ में आ रहा है और मैं क्या नया कुछ कर सकता हूँ, ये सोच हमेशा कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए। और उसके अगर कुछ समझ में आया तो उसको मैं कैसे अपनी कंपनी में, क्या मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, क्या मेरे पास नॉलेज है, क्या मेरे पास स्ट्रेंथ है, क्या मेरे पास फाइनेंस है, जिसका इस्तेमाल करके मैं नई ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं या नई जो चैलेंजेस हैं उसके साथ डील कर सकता हूँ। तो ये कांस्टेंट थिंकिंग होना चाहिए, जिसको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कहते हैं। दूसरा होता है कि फिर आपको स्ट्रैटेजिक एक्शन, आप जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट आपके लोग करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉई। देखिए, एम्प्लॉय को आपके पास बना रखने के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए, कंपनी में प्रोसेसेस होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर, बॉस कौन होगा, उसके अंडर में कितने लोग रिपोर्टिंग, फाइनेंस कौन मैनेज करेगा, अकाउंट कौन मैनेज करेगा, मार्केटिंग कौन मैनेज करेगा, उसके अंडर में कितने लोग होंगे, उसके अंडर में और कितने लोग होंगे, फैक्ट्री लेवल पे कौन काम करेगा, ये स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो आपके पास होना चाहिए। इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप अलाइन करते हैं आपकी कंपनी में, कल्चर क्या होगा, लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, एक दूसरे से मिलके काम करेंगे, क्या आपके एथिकल रूल्स क्या हैं, ये सारी चीजें मिला के आप, जब आप कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रखते हैं, फिर एक्शन में उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक तरह के एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, कल्चर डेवलप करना पड़ता है। और ये सब को मिला के आपने जो स्ट्रैटेजी सोची थी उस पर एग्जीक्यूशन, मतलब उस पर काम करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद क्या करते हैं आप, कि फिर आप अलग अलग लोगों के साथ, ये जो आपका जो सोच है, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आपने लोगों के लिए, आपने लोगों को हायर कर दिया, सिस्टम बना लिया, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, कल्चर डेवलप कर लिया, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। और मोटिवेट कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आप खुद करेंगे तो जिससे आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपसे सीखेंगे। तो आपको खुद को एक एग्जाम्पलरी काम करना पड़ता है। आप खुद टाइम से आएंगे, आप खुद 12 घंटे कंपनी में बिताएंगे, बिजनेस में आप एफर्ट डालेंगे, तो आपको देख के आपके एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे। जब वो मायूस होते हैं तो आपको उनके साथ बात करनी है, उनको उनको मोटिवेट करना है, उनको एनकरेज करना है। सेम आपको कस्टमर के साथ करना है, सेम फाइनेंसर्स के साथ करना है, बैंकर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करनी है। इस जो आपका इन्फ्लुएंस, आपका जो इफेक्ट है, उसको आपको लार्जर लोगों तक लेके जाना है, जिससे वो आपको सपोर्ट करे जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक लीडर बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। आपकी सोच क्या है, आपके एक्शन क्या है, और आपका असर, इन्फ्लुएंस क्या है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे एनवायरमेंट को देख के या आपके माहौल को देख के बार बार अपने आप को चेंज करना है और उस मुताबिक मुझे अपने आप को अडेप्ट करना है, उस मुताबिक आपका एक्शन होगा। और उस मुताबिक आपके, और उसके बाद आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि जिससे वो आपके एक्शन में सपोर्ट करें। तो ये छोटी सी सिंपल चीज है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कंपनी के साथ काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, तो उनको ये लगता है कि जब कंसल्ट को आपने हायर कर लिया तो उनकी जिम्मेदारी हट गई। मैं, कंपनी है, केमिकल कंपनी, मैन्युफैक्चर है, उनके साथ काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि हमने एक बिजनेस डेवलपमेंट का एक स्ट्रैटेजी बनाया और उसके लिए हमने एक बंदे को हायर किया। हायर करने के बाद अभी क्या हो रहा है कि जो ओनर है, जो 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 बिजनेस ओनर है, वो सारे छोटे मोटे अपने सारे काम वो इंसान से करवा रहा है। एक्चुअली करना क्या चाहिए, ये जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हमने हायर किया है, उसको मार्केट में जाना चाहिए, बिजनेस डेवलप करना चाहिए, जो हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन की उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ओनर क्या कर रहे हैं, ओनर अपने सारे काम उन पे लाद दे रहे हैं। ओनर को कुछ नहीं करना, क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा है, ये एक बिजनेस चल रहा है, उनका एंसेस्टर काफी पैसा है, तो उनको लगता है कि मैं क्यों इतना एफर्ट डालूं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि
कि अगर आप अपने आप को बिजनेस ओनर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है ही नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए 3 चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक एक्टिंग, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। अगर आप तीनों नहीं रहेंगे तो मुश्किलात आएगी। जब माहौल अच्छा है, जब चीजें अच्छी होती हैं, तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। जब जब माहौल खराब होता है, बिजनेस भी खराब होता है और फिर आगे जाके आपको परेशानी होती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। सो ये बहुत फेमस प्रिंसिपल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के लिए सब लोग बात करते हैं। जिसमें जो पहले 3 प्रिंसिपल्स हैं वो सिस्टम और स्ट्रक्चर रिलेटेड हैं। बाकी के जो 4 हैं वो बाकी के जो 5 हैं वो पॉलिसी, पीपल और प्रैक्टिस से रिलेटेड है। और बाकी के जो 3 हैं, 8, 9, 10, वो अपने खुद के लिए हैं, जो लीडर अपने लिए जो क्या करता है वो। तो सबसे पहली बात है कि डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। मैं जब कंपनीज के साथ काम करता हूँ, मैं 2 तरह के लीडर देखता हूँ, जो जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स। एक तो होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। तो जैसे उनको कोई मिल गया, जैसे कंसल्टेंट मिल गया है, कोई एग्जीक्यूटिव मिल गया, अपने सारा हेडेक उनको दे के वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और पैसे लुटाएंगे। दूसरे एक तरह के जो बिजनेसेस हैं, जो ओनर्स हैं, वो ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। तो वो आप करेंगे तो बिजनेस नहीं चल सकता। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका काम टाइम किस में जाता है, कैसे आप टाइम को इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद आप उसको कैसे उसमें से बेस्ट आउटकम निकाल सकते हैं। दूसरा है कि ये बहुत ही कॉमन है, जब हम कंपनीज के साथ काम करते हैं हम देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली से बताते नहीं। मेरा सबसे बड़ा जो काम होता है, मैं उनको बोलता हूँ मुझे फाइनेंसिस देखने हैं, आपके आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, जो ओनर और बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं हमारे अकाउंट, दे आर नॉट कंफर्टेबल। और वो, चलिए मुझे नहीं दिखाएं, चलो अलग अलग बात है, अपने एग्जीक्यूटिव्स को भी नहीं दिखाते, उनके साथ शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन। अगर जितना ट्रांसपेरेंटली आप शेयर करेंगे, कंपनी की रियल पिक्चर पता चलेगा, जिसपे लोग काम कर सकते हैं, जिसपे अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ईमानदारी से और ओपनली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। दूसरा है कि नए आइडियाज को प्रमोट करना चाहिए। एक एक पुरानी सोच से आप बिजनेस कर रहे थे, 10-20 सालों से आपने बिजनेस किया, अच्छी बात। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स जब आपके बिजनेस में आते हैं एज ए एम्प्लॉय, उनके पास नए आइडियाज हैं। तो ऐसी कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसमें नए आइडियाज को सोचने का और उसको आगे बढ़ाने का भी एक प्लेटफॉर्म हो बिजनेस। तो कई बार ये होता है कि कई बार आपके एम्प्लॉय मार्केट में जाते हैं, वो कस्टमर से, सप्लायर से फीडबैक लेते हैं, उनके पास कोई दिमाग में कुछ आइडिया है जो आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कंपनी के लिए बेहतर हो सकता है। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा सही हूँ या मुझे ज्यादा पता है, मैंने ये बिजनेस को चलाया। सो जो एक चैलेंज होता है, ये होता है कि कई जो बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनको लगता है उन्होंने बिजनेस खड़ा किया है, उनको ज्यादा पता है, वो 20 साल से बिजनेस चला रहे हैं। सो उनको कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए, उनको ज्यादा पता है दूसरों से। सो ये एक थोड़ा सा तो अगर आप ये करेंगे कि जहाँ पे नए आइडियाज को एनकरेजमेंट मिले तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब कोई इंसान नया कुछ करता है कंपनी में, आप भी कुछ नया करते हैं, जब आपने पहली बार कुछ कार सीखा होगा या बाइक सीखा होगा या साइकिल सीखा होगा या आपने कुछ भी नए कोडिंग सीखा होगा सॉफ्टवेयर में, गलती की होगी, गलती से डरना नहीं चाहिए। सो कंपनी में ऐसा क्या हो कि लोग नया कुछ करें लेकिन गलती भी हो तो उससे डरे नहीं। तो फेलियर से नहीं डरना चाहिए, गलतियों से नहीं डरना चाहिए। तो एक एनवायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप इस पे फोकस कर सकते हैं। दूसरा है कि जो दूसरे लोग जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और आप जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हो सकता है कि जरूरत है कि आपको, अगर कोई कंसर्न को हायर किया, कोई अलग स्ट्रैटेजीज को हायर किया, उनको आपकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। तो आप उनको एक्सेस करवाइए वो, कि आपका क्या सोच है, आप इस बिजनेस को कैसे लेके जाना चाहते हैं, क्या आपका प्लान है। और दूसरों से शेयर करिए, दूसरों से सीखिए, बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत जरूरी है। आप खुद अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, अच्छी बात है, आपके एम्प्लॉयज का सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट होना जरूरी, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस हो, जिससे एक लर्निंग जब होगा ऑर्गेनाइजेशन में, लर्निंग क्या काम करता है, इंसान की कैपेबिलिटीज, मतलब आपकी जो कुव्वत है वो बेहतर करता है। और अच्छी कुव्वत वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आपके और बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं, उनके अंदर स्किल्स, कैपेबिलिटीज डेवलप होती है, कुव्वत डेवलप होती है,
तो वो आपको एक अलग एज देगा टू कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपका प्रोडक्ट्स कॉपी कर सकता है, आपका सर्विस कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके अंदर जो कुव्वत है, आपकी जो काबिलियत है, आपकी कंपनी की काबिलियत है, उसको कॉपी नहीं कर सकता है। तो बहुत जरूरी है उस पर फोकस किया जाए। और जब आप किसी को हायर करें तो आपको ये सोचना है कि ये क्या हमारी कंपनी में बदलाव में क्या कंट्रीब्यूट करेगा। जब हम कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक नए लेवल तक लेके जा रहे हैं, इसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सोच से आपको लोगों को हायर करना चाहिए। दूसरा है कि आपको अपने पूरी ईमानदारी से अपने आप को बिजनेस में डालना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि मैं, मेरे पास मैनेजर्स हैं, मैं लोगों को हायर कर लूंगा और लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो अगर आप जितना अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जितना आप खुद एक्टिव होंगे, उससे लोग भी इंस्पायर होते हैं और लोग भी जुड़ेंगे आपके साथ। दूसरा है कि बहुत, हम लोग जब बिजनेस करते हैं रेगुलरली, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम अपने एक्शन को सोचें कि हमने क्या किया। हर 3 महीने में आप अपने आप डायरी में लिखिए कि मेरा 3 महीने का एज ए लीडर मैंने क्या रोल अदा किया, मैंने क्या अच्छाई की, क्या गलतियां की, मैं क्या और बेहतर कर सकता था, क्या अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की, क्या चैलेंजेस को मैंने ठीक से नहीं डील किया। सो अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने खुद के काम को, तो बहुत अच्छा है, उससे आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। और हमेशा लीडरशिप और डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आपने ये साल किया, आपने लोगों को डेवलप किया, आपने ट्रेन किया, फिर आप नेक्स्ट ईयर से नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट प्रोसेस है, लीडर एक ही होता है इदारे में, और लीडर को देख के और लोग डेवलप होते हैं। तो ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। नए लोग आएंगे आपके पास, सीखेंगे, नए डेवलप होंगे, जो आपको कल आपकी कंपनी में अलग अलग लीडरशिप पोजीशन पे जाएंगे। कभी आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, जिसमें आपके अपने 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो नेक्स्ट लेवल तक कंपनी को लेके जाएंगे। कल को 500 एम्प्लॉयज विल बी विथ यू, उसमें से 50 लोगों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपको करते रहना पड़ेगा। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेन 6 स्किल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेटेजिक लीडर वो होता है जो, मैंने जैसे कहा, कॉन्स्टेंटली एनवायरमेंट को स्कैन करता है और उसमें जो सिग्नल मिलते हैं उसको वो पढ़ता है, उसको समझता है और अपनी कंपनी में बदलाव लाता है। सो जैसे मैंने कहा, ये जो कंपनी है, ट्रैवलिंग कंपनी, जब देखा कि कोविड आने से उनका ट्रैवलिंग बिजनेस अफेक्ट हुआ और आई थिंक 1-1.5 साल तक ये बिजनेस इंप्रूव नहीं होगा, तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, उनके पास जगह थी, उनके पास पैसा था, उन्होंने नाश्ता बनाने का काम शुरू किया और उसमें काफी कुछ अच्छा करने लगे। सिमिलरली हमारे एक और भाई हैं अहमदाबाद में, जिनका मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है और उनका टूरिज्म का बिजनेस है। जब उनको पता चला कि उनके साथ ये बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने इमीडिएटली अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके एसी रिपेयरिंग और सर्विसिंग का बिजनेस शुरू किया। ये बहुत जरूरी है, आप एनवायरमेंट को देखिए, क्या जरूरत है। कोविड आ गया, टूरिज्म बिजनेस अफेक्ट हुआ, लेकिन और कौन से बिजनेस है जिसमें अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये एंटिसिपेट, जिसको हम कहते हैं कि आप पहले से, प्रॉब्लम आने से पहले ही जानकारी ले लें, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको कस्टमर, सप्लायर और उनके पार्टनर से बात करनी है, उनके साथ चैलेंजेस को समझना है, मार्केट रिसर्च करना है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक्शंस क्या है, वो क्या और नया कुछ करें, उसको स्टडी करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर अगर हमसे छूट गए हैं तो क्यों छूट गए हैं, उसका उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। और अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, वेबिनार, सेमिनार अटेंड करके, और दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, वहां से हम कुछ नया क्या सीख सकते हैं, नया कुछ पता कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस में, हमारे सेक्टर में, हमारी इंडस्ट्री में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें करते रहना पड़ेगा। एंटिसिपेट करने के बाद आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। दूसरा है चैलेंज। हमेशा क्या होता है कि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा चल रहा है, अभी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और बिजनेस अच्छा चल रहा है, उससे वजह से हमें अभी कोई परेशानी नहीं। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। मेरी बेटी है, वो ज्यादा आवाज कर रही है। सो 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 जब हम चैलेंज, का मतलब है कि हमारा जो कंफर्ट जोन है, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं कर, हम जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, अभी हमारा जो बिजनेस है
हम ये तरीके से 5 साल पहले भी कर रहे थे। तो हमें अपनी जो अजम्पशंस हैं, अपनी जो सोच है, हमारे जो व्यूज हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसमें उसको भी चैलेंज करना पड़ेगा, बिकॉज तभी बदलाव आएगा। तो ये जो टोयोटा के फाउंडर हैं, उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें इसको कहते हैं 5 वाइज। सो हम 5 बार वाई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि प्रोडक्ट रिटर्न इंक्रीज, तो प्रोडक्ट जब आपका जो वापस आता है वो 5% बढ़ गया पर मंथ, तो क्यों बढ़ा, तो क्यों पहली बार पूछा गया। तो उसके साथ जो जवाब आया कि उसका जवाब है कि प्रोडक्ट इंटरमिटेंटली माल फंक्शन, तो प्रोडक्ट माल फंक्शन हो रहा है बीच बीच में। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा वो क्यों हो रहा है। तो अगर आप इसे 5 बार वाई सवाल पूछेंगे एक के बाद एक, तो आप जड़ तक जाएंगे प्रॉब्लम की, और आपको आप पता कर सकते हैं कि सही में प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपके बिजनेस में बहुत सारे लॉन्ग स्टैंडिंग अजम्पशंस होते हैं। जैसे मैं कंपनीज के साथ काम करता हूँ, तो सबसे पहला जो अजम्पशन होता है जो कंपनीज के ओनर्स का होता है, हमारा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। तो वो सबसे पहले बात ये करते हैं कि आप हमें इन्वेस्टर ला के दो। लेकिन अगर हम उनको स्टडी करें, और जब मैं उनके साथ 1 महीना बिताता हूँ, उनके कंपनी को स्टडी करता हूँ, तो पता चलता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंस का नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके खुद के गलत डिसीजंस का है, सप्लायर के साथ के रिलेशंस का है, कस्टमर के साथ के रिलेशंस का है। तो आपको ये चैलेंज करना अपने आप को बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग चैलेंज करते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, कई लोग नहीं अप्रिशिएट करते, बट दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कहाँ तो आपको करना चाहिए, कहाँ तो आप किसी से करवाइए, लेकिन करना चाहिए जरूर। दूसरा हो कि ऐसा कोई जोन बनाए जिसमें आप ओपनली आपके एम्प्लॉयज, आपके पार्टनर्स। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जिसमें उनका लड़का था, उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज थे, उसके पास, उसको पता था कि कंपनी में क्या गड़बड़ हो रहा है, लेकिन बाप सुनने के लिए तैयार नहीं था। सो मसला ये है कि ऐसा कोई जोन हो, सेफ जोन, जिसमें लोग ऑनेस्टली आके आपको आपकी व्यूज बताएं, आपके एम्प्लॉयज बताएं कि सर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, आपको इसको करना चाहिए। लेकिन वो होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको बुरा नहीं लगेगा, आप उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उनसे नेगेटिव नहीं होंगे। आप जब कोई मीटिंग करें, आप में कोई, जैसे हमेशा हम लोग जब रिसर्च करते हैं उसमें एक बंदे को बोलते हैं आप डेविल्स एडवोकेट, मतलब वो हमेशा क्वेश्चन करेगा आपको, आपके जो भी सोच है, आपकी जो असम्पशन है, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू, उसको क्वेश्चन करेगा। आप अपनी मीटिंग में ऐसे किसी को रोल अदा करने के लिए बोलिए, और जो आपको क्रिटिकली आपको क्वेश्चन करे, और आपको आपकी अजम्पशंस को चैलेंज करे, आपकी सोच को चैलेंज करे। और जो आपके डिसीजन या आपकी कंपनी से एकदम क्लोजली जुड़े हुए नहीं, बाहर के लोग हैं, शायद उनसे आप उनको बताइए कि हमारी कंपनी में ये हो रहा है, आप कैसे देखते हैं प्रॉब्लम को। तो शायद वो तीसरा बंदा जो बाहर का है, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिए से उसको देखेगा प्रॉब्लम को, शायद आपको उसमें से बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तरीके से आप अपने आप की जो कंफर्ट जोन है, आपका जो स्टेटस को कहते हैं, जो एक लेवल पे आप हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर सकते हो। बिकॉज जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, मार बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहेगा। और फिर आपको ऐसा ना पता चले कि आप, जैसे नोकिया है, नोकिया जब स्मार्टफोन वन ऑफ द टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी एक जमाने में, लेकिन मार्केट बहुत बदल रहा था, स्मार्टफोन आ गए, टच स्क्रीन बेस्ड फोन्स आ गए, उसने बहुत देर कर दी उसको समझने में। और बाय द टाइम उनको रियलाइज हुआ, नो, एप्पल और सैमसंग ने मार्केट कैप्चर कर लिया, और देन दे स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग, दे अगेन केम बैक। बट ये बहुत जरूरी है कि आप तरीके से काम करते हैं, आपको अपने आप को चैलेंज करते रहना पड़ेगा। अब जब मार्केट, आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मार्केट से, कस्टमर से, सप्लायर से, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको समझ में नहीं आती, जरूरी नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके मुताबिक समझ में आए, तो आपको उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करते भी आना चाहिए, और उसको कैसे इस्तेमाल करें अपने डिसीजन मेकिंग, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डिटेल्स में जाना बहुत जरूरी है। आपके जो आप जब जब आपके डेटा बहुत एम्बिगुअस हो, तो उसके पॉसिबल 3 एक्सप्लेनेशन सोचिए, और उसके रिलेटेड क्या आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। और दूसरी ये सोचिए कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर, सप्लायर, कस्टमर, उनको बोलिए कि देखिए ये डेटा है हमारे पास आपका, आप क्या सोचते हैं, ये क्या बता रहा है। सो कई बार आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, ये सबको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही है आपको, और उसके रिलेटेड आपको जरूरत है, तो आप और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करें। छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ।
मैं एक टेक्सटाइल कंपनी ने मुझे बुलाया था, मेरे फ्रेंड के पापा ने मुझे, ही वाज एचआर मैनेजर। उसमें ये प्रॉब्लम था कि उनके जो सप्लायर्स हैं, इट्स अ डच कंपनी, नीदरलैंड की कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड है। 30 सालों से उनका बेस वहाँ पे, लेकिन ओनर्स आर नीदरलैंड की कंपनी है। तो उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो सप्लायर्स का जो, सॉरी जी, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे, उनका जो परफॉर्मेंस था वो डिटोरिएट होता था। इसलिए क्या होता था कि मार्केट में उनका परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। तो जब मैं गया तो मुझसे डेटा शेयर किया गया, और मैंने बोला कि इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये सडनली ये लोग आपको सपोर्ट करना या आपके बिजनेस को प्रमोट करने का क्यों बंद कर दिए। तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि मार्केटिंग हेड को कि हम लोग उनके पास पर्सनली जाएं, सप्लायर्स के पास, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के पास, और हम उनसे बात करें। उनको वो नहीं बात समझ में आई, सो उन्होंने वो प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया। उसके बाद 3 महीने बाद ऐसा हुआ कि वापस से ये और कम हुआ। सो देन मेरे फ्रेंड के पापा ने इंसिस्ट किया, और देन आई गॉट दिस प्रोजेक्ट, और जिसमें हमने ये किया कि हमने जो डेटा था, हमने पर्सनली भी बात किया, और साथ में उनसे जो डेटा कलेक्ट किया, वो दोनों को इंटरप्रेट करके फिर हमने स्ट्रैटेजी बनाई। हमने सोचा कि ये डेटा का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था उसमें। उसमें यही था कि जो मार्केटिंग हेड था उसका रिलेशनशिप डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छा नहीं था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, और साथ में एक कॉम्पिटिटर था जो अच्छा कमीशन दे रहा था। ये रीजन थे। लेकिन जो मार्केटिंग हेड को टाइम ही नहीं था डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के साथ बात करने का। तो कई बार आपको ये होता है कि डेटा आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कैसे आप उसको समझते हैं वो बहुत जरूरी है। तो उसको समझने की कोशिश करनी जरूरी है। और कई बार क्या होता है, आप एक ही बिजनेस करते रहते हैं, रोज का रोज काम करते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, रोज शाम में घर आते हैं, वही दोस्तों से मिलते हैं, कई बार एक ही रूटीन होता है, तो आपको कुछ नया दिमाग में नहीं आता। कई बार एक ब्रेक ले लेना जरूरी है 2 दिन के लिए। कंपनी के साथ, स्टार्टअप के साथ मैं काम करता हूँ, मसले ये थे कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, और मैंने उनको बोला कि आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, और वहां पे आप तीनों फाउंडर सोचिए कि क्या करना है आपको। 2 दिन आप आराम करिए, उसके बाद तीसरे दिन एक दिन बैठिए और आप सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कई बार आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के अपने आप को दूसरे काम में एंगेज करके नए पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को सोचने की भी जरूरत होती है। बहुत जरूरी होता है डिसीजन कैसे लेते हैं हम। हमारे पास डिसीजन, लीडर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप राइट डिसीजन लें और राइट टाइम पे लें। और उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप ये सोचें कि मेरे पास एक ऑप्शन है। हम ये कहना पूछना चाहिए हमें अपने आप को कि हमारे पास और कई ऑप्शंस हैं। जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अलग अलग ऑप्शन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसे किसी कंपनी ने बोला कि आप ऐसा करिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप बॉम्बे आ जाइए और बॉम्बे के डीलर से आप बात करिए। तो आइडियली होना चाहिए कि हाँ, मैं बॉम्बे जाऊं या ना जाऊं, इससे बेहतर ये होना चाहिए और क्या ऑप्शन, और कौन से मार्केट है जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आगे बढ़ सकती है। तो ये सवाल करेंगे तो आप अलग अलग सोच सकते हैं ऑप्शंस के बारे में। और उसके बाद आप सोचिए कि हर एक डिसीजंस को आप, एक बड़ा डिसीजन होता है, कोई कंपनी को कोई नए मार्केट में जाना है, कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर से काम करना है, उसको छोटे छोटे और सब डिसीजंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेप वाइज। और फिर उसको एक एक स्टेप रिलेटेड डिसीजन को आप लीजिए और आप फाइनल डिसीजन पे आइए, वो भी कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में भी डिसीजन को देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में मुझे कौन सा डिसीजन लेना है और लॉन्ग टर्म में क्या लेना है, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलाइनमेंट है कि नहीं है। दूसरों से भी, आप अपने फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स, उनसे भी आइडियाज ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सो ये बहुत जरूरी है, और लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है जो एग्जीक्यूट करेगा। समझ लीजिए आप सोच रहे हैं कि मुझे महाराष्ट्र में या मुझे गुजरात में अपने बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात नहीं किया, आपने उनको इन्वॉल्व नहीं किया डिसीजन मेकिंग में, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ मिल के डिसीजन लीजिए। दूसरा है कि जब आपने डिसीजन ले लिया कोई आपकी कंपनी के बारे में, उसके बाद आप ये सोचिए कि आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अलग अलग, आपका जो डिसीजन होगा उसकी इफेक्ट अलग अलग लोगों पे होगी। कस्टमर पे अलग होगी, सप्लायर पे अलग होगी, एम्प्लॉयज पे अलग होगी, इन्वेस्टर पे अलग होगी, फाइनेंसर पे अलग होगी। तो वो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, उनके साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। उनका भी जो बेनिफिट है वो भी सिक्योर होना जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ उनकी सोच और आपके जो डिसीजन को अलाइन करिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो जो इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन।
ओपन डिस्कशन, कम्युनिकेशन, आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, आप उनको बेनिफिट दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये डिसीजन से क्या फायदा है। जो आपकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके वो स्ट्रैटेजी का अलाइनमेंट दूसरे लोगों के साथ होना बहुत जरूरी है, तालमेल होना, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और फाइनली है लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ता है, बिजनेस इसको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ता है, वैसे आपको भी कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है आप लोग हमारे जैसे लोगों के वेबिनार अटेंड करते हैं, ये अच्छा सोच है, लेकिन वो आप शुरू करेंगे, आपके एम्प्लॉयज को भी शुरू करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप खाली वेबिनार अटेंड करें और आपके एम्प्लॉयज ना करें। हर एक लेवल पे आपको लर्निंग को एनकरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस, अपने काम के रिलेटेड क्वेश्चंस अपने आप खुद करना पड़ेगा, वो ऐसे कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जिसमें एम्प्लॉय खुद अपने काम के रिलेटेड इवेलुएट करे, अपने आप को क्वेश्चन करे, ऐसे एक माहौल बनाना पड़ेगा। और जब आप कुछ सीखते हैं उसमें गलतियां होती हैं, और उसके आउटकम्स भी शायद जो मिले वो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एनकरेज करिए कि जरूर नहीं अभी आउटकम ना मिले, लेकिन बाद में मिल सकते हैं। 3M कंपनी है जो बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है यूएसए की, उसमें हर एक एम्प्लॉय को अपनी टोटल जो वर्किंग आवर्स उसका 15 से 20% टाइम वो इनोवेटिव एक्टिविटीज में लगा सकता है, कुछ नया करने का। और वो उसमें से आपको ये स्टिकी नोट्स पता है, आपको सब लोग जो स्टिकी नोट्स इस्तेमाल करते हैं, चिपकाते हैं, वो 3M कंपनी में से इजाद हो, कोई एम्प्लॉय ने इजाद किया है। तो अगर आप एम्प्लॉय को टाइम देते हैं, उनको गलतियां करने के लिए अलाउ करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको रिवॉर्ड करते हैं नई नई चीजें करने के लिए, तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। और वो मैं बताऊं आपको कि जब कंपटीशन में आपको टिकना होता है, तब का जो एम्प्लॉय है उसकी जो काबिलियत है, आपकी कंपनी की टोटल मिला के जो काबिलियत है, कुव्वत है, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करता है, ना कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस कोई भी कॉपी कर सकता है। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर हम लोग ये फोकस करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कैसे अलग है दूसरों से और सर्विस कैसे अलग है, लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस को अलग करने के लिए भी हमारे अंदर खुद के अंदर काबिलियत, कंपनी की काबिलियत डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक विद दैट नोट आई एम डन विद द शॉर्ट प्रेजेंटेशन और हैप्पी टू हैव अ क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। मदर साहब क्वेश्चंस लीजिए। हेलो जी आवाज आ रही है मदर साहब आपकी? जी जी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो अपना हैंड रेस करें और अपने आप को रीनेम करें, और क्वेश्चन जब पूछें आप अपने नाम के साथ आप यही बताएं कि आपका ताल्लुक किस जगह से है। मसर भाई, आई थिंक देयर इज डॉक्टर एजाज ने चैट में कुछ क्वेश्चन पूछा है। चैट में ओके, आई डोंट सी, शायद आपको पर्सनल क्वेश्चन किया है। एजाज साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर जुबैर साहब अपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए जुबैर साहब ने आपको। डॉक्टर जुबैर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आई थिंक मैं डॉक्टर एजाज का क्वेश्चन ले लूं पहले। हाँ ले लीजिए, आपको शायद डायरेक्ट क्वेश्चन किया उन्होंने। सो उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ माय सेल्समैन, दे आर नॉट फुलफिलिंग माय एक्सपेक्टेशन। सो एजाज भाई, दो चीजें इसमें। पहली बात है कि जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा है, और उसमें वो कैसे, कौन से बेसिस पे हुआ है। अगर आपने सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपके एम्प्लॉयज को क्लियरली बताया उनका जॉब क्या है, उनके टारगेट्स क्या हैं, उनके से क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा ये कि उनका ओरिएंटेशन कैसा हुआ है। अभी कंपनी के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ फैब्रिकेशन का, उसमें हमारे साथ यही चैलेंज आया कि जब वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव से हमने हायर किया, तो वो जब हायर किया हमने, तब वो उसका बहुत प्रॉमिसिंग वो दिख रहा था,
लेकिन अभी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और फिर जब हमने उसके साथ बात किया 1 to 1, तो पता चला कि जो ओनर है वो काफी कुछ अपना काम उन पे थोप देते हैं, तो उसको सेल्स का काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो एक तो ये रीजन। दूसरा हमने ये देखा कि हमें लगा कि उसके अंदर कई स्किल्स हैं, क्योंकि वो एक अलग बैकग्राउंड से था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैब्रिकेशन का था, उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके पास वो फील्ड का सेल्स का नॉलेज नहीं है। तो हमने ये सोचा कि हम इसको ट्रेन करते हैं। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमने शुरू किया, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी, जिसमें हम एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है उनके पास उसको भेजते हैं। सो एजाज भाई, हमेशा क्या होता है, ट्रेनिंग एक तो है, दूसरा है कि आपका एक्सपेक्टेशन में क्लैरिटी और काम में क्लैरिटी और जॉब प्रोफाइल में क्लैरिटी, ये दो चीजें। और तीसरी है मोटिवेशन। हमेशा वो सोचेगा मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों भागूंगा। आज मैं एक लिंक्डइन पे एक प्रोफेसर हैं हमारे IIM कलकत्ता के, वहाँ के, उनकी एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी कि उनका बेटा है, उसका एग्जाम यूनिट टेस्ट था, जिसमें वो, उसकी काबिलियत ऐसी है कि वो 1 घंटे में वो यूनिट टेस्ट की तैयारी कर सकता था, लेकिन उसने पूरा अक्खा दिन लगा दिया, बहुत नाटक किए और सबको परेशान किया। फिर उसने रात में, उन्होंने अपने बेटे को पूछा कि आप तो पूरा 1 घंटे में तैयारी कर सकते थे, आपने पूरा दिन क्यों लगा दिया। बोला कि अगर मैं पापा 1 घंटे में तैयारी कर लेता ना, तो फिर मम्मी मुझे नेक्स्ट टाइम 2 घंटे तैयारी करवाती। सो हमेशा सेल्स वालों का भी ये होता है, उनको लगता है कि अगर हमें ये टारगेट पूरे कर लिए अभी, तो हमें और टारगेट मिल जाएंगे, और शायद उनको वो करने नहीं होते। सो आई थिंक हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हमारी टीम क्या काम नहीं कर रही। आई थिंक कई बार ओपन ऑनेस्ट डिस्कशन भी बहुत जरूरी है। आप कभी उन पे कॉफी पे ले जाइए और खाने पे ले जाइए, बात करिए। अगर आपको लगता है उनके अंदर काबिलियत है और वो कोई इश्यूज है पर्सनल या प्रोफेशनल, तो फिर आप बात करके भी आप उनको कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म्स हैं शायद, जिसकी वजह से आप अपनी सेल्स टीम का परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। कोई और क्वेश्चन अगर हो तो हैंड रेज कीजिए या फिर सवाल कीजिए डायरेक्टली। जुबेर भाई ने किया था, जुबेर भाई चले गए। डॉक्टर जुबैर साहब, आपने सवाल हैंड रेज किया था, अनम्यूट कीजिए अपने आप को अगर चाहे कोई आपका सवाल है तो। आज कोई सवाल ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और मेरा एक सवाल है। हाँ। आपने जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के सब्जेक्ट पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें बताई। इस चीज़ को, जैसे मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स, जो चीज़ों को फोकस करना चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, तो इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आदमी बिजनेस में नया हो, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की आइडिया और नॉलेज ना हो, लेकिन वो उसको ख्वाहिश है, विजन है कि वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ा सकता है, या फिर हाँ, और मतलब है कि मैंने जो आपको ये जो चेकलिस्ट दिया है, ये जो हर एक, अगर आप देखें एंटीसिपेट में 3-4 पॉइंट हैं, डिसाइड में 3-4 पॉइंट हैं, ये चेकलिस्ट है। जरूर नहीं आप इमीडिएटली सब पे काम कर सकते हैं, सब अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास रहेगा तो हमेशा काम लगेगा कि आप उस पर धीरे धीरे काम कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि ये अवेयरनेस है मजहर भाई। देखिए होता क्या है कि हमें, अगर हमें हमें आपको आज पता चला कि हमें क्या क्या चीजों पे काम करना है, हमारी थिंकिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी एक्शन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी से लिंक होना चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या है, हम 5-10 सालों में अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हो, किस तरह से लेके जाना चाहते हो। ये अवेयरनेस होगा ना, तो आपका जो आपका तरीका होगा काम करने का बदल जाएगा। ज्यादातर लोग करते हैं काम ये कि वो प्लानिंग करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि प्लानिंग पे एम्प्लॉय काम करेंगे, ना कि खुद में क्या बदलाव की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। तो पहले खुद को तैयारी करनी की जरूरत है, उसके बाद हम दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं। यस फैजल भाई, कोई सवाल है? फैसल साहब अपना सवाल पूछ। आई थिंक सुबेर भाई और कह रहे हैं कि अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैजल जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग ने अभी न्यू स्टार्टअप किया है कॉफ़ी का, मॉर्निंग कैफ़े से हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो हम लोग जैसा डिस्ट्रीब्यूशन देना चाह रहे थे, तो उसमें कुछ स्ट्रैटेजी, मेरी बात हुई है, हमारा जो सीए है उनसे हमारा डिस्कशन हुआ है। तो उसमें जैसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, सुपर स्टॉकिस्ट रहता है, देन ब्रोकर रहता है। इस टाइप में 3 प्रोसेस है।
तो उससे मेरा डिस्कशन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी न्यूली जो कंपनीज अभी आ रहे हैं, जैसा एक बालाजी का कोई कॉम्पिटिटर है, उसने एक स्कीम लॉन्च किया है, जैसे वो मार्जिन जो है, मार्जिन 25% फ्लैट दे रहा है विथ जीएसटी, इस टाइप में। तो वो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि सुटेबल जो है कौन सा उसमें हम प्रिफर कर सकते हैं इसमें स्ट्रैटेजी में। मतलब आपकी आपकी जो प्रोडक्ट है जिसको जी आपको डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर को बेचना है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। यस यस ठीक है ना फैजल भाई? ओके। यस और आप ये कह रहे हैं कि वही मार्केट में एक बालाजी का कॉम्पिटिटर है जो अच्छा मार्जिन दे रहा है। यस इस टाइप में। ओके So ओके, तो we can go डिस्ट्रीब्यूटर through और the distributor, super stockist, or we can go a flat margin. I want to ask this question. देखिए, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आपको अचीव टारगेट दे सकते हैं तो कोई जरूर, आई थिंक यू शुड गो बाय देम। मतलब है Okay. कि आप उनके थ्रू, यू शुड गो थ्रू देम। लेकिन अगर वो, कई बार क्या होता है, एक केस स्टडी में पढ़ा रहा था, जो हमेशा मैं पढ़ाता हूँ जब मैं केस स्टडी में प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता हूँ कंपनीज के ओनर्स को, मैनेजर्स को। कभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में वो करेंगे। उसका नाम है वोरा एंड कंपनी, जो एक बहुत पुरानी कंपनी थी जो ओट्स बनाती थी। तो उसका लाइव केस है 1965 का। उसमें क्या हुआ कि जो वोरा के साथ कॉम्पिटिटर था गणेश, वो लोग पूरे मार्केट, उनका काफी पोटेंशियल मार्केट था, काफी रिच लोग उस जमाने में ओट्स खाते थे, तो उनका साउथ इंडिया में काफी अच्छा रिच था। लेकिन उनके जो स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर थे ना, वो मोनोपोली बिजनेस से के बैकग्राउंड के थे। जो मोनोपोली प्रोडक्ट्स होती है उसमें क्या होता है फैजल भाई, कि आप, लोग आपके पास आते हैं ना कि आप लोगों के पास जाते हैं बेचने के लिए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो लोग मार्जिन ज्यादा दे रहे थे स्टॉकिस्ट को और रिटेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था। क्योंकि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर थे, उनको आदत नहीं थी मार्केट में जाके घूम के बिजनेस लाने की। उनको आदत थी कि वो बैठे रहेंगे, लोग उनके तरफ आएंगे। तो फैजल भाई, आपकी जो नई प्रोडक्ट हो, आपको इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ढूंढना चाहिए जिसके, दे हैव फायर इन बैली, जिनको खुद को इतनी आग हो अपने, कि जो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, आगे लेके जाए और उसको डेवलप करें। तो margin is not deciding factor, deciding factor the performance of the distributor and retailers और stockist। ठीक है ना फैजल भाई? जज़ाकल्लाह। जुबैर साहब अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। वालेकुम सलाम। मेरा एक फॉर सेक ऑफ माय ओन नॉलेज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इतना कंटिजेंसी हुई लाइक लॉकडाउन, तो इस कंटिजेंसी सिचुएशन में आपने जिक्र किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लीडर। तो आपके जहन में ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है कि कोई ऐसी कंटिजेंसी सिचुएशन रही हो, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कोई एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल पेश किया हो फॉर अ स्ट्रेटेजिक लीडर? देखिए, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप उनकी शख्सियत को देखें, हमेशा जो लीडर होता है ना, वो वल्नरेबल नहीं दिखना चाहता है। नहीं, जब, लेकिन लेकिन कौम की खातिर जो जो उनका जो जो हिजरत था, जो मक्का से लेके मदीना तक का, सो आई थिंक अगर आप ये देखें, ये दैट इज अ वेरी 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 स्ट्रैटेजिक। बिकॉज अगर हमें लॉन्ग टर्म विजन देखें, मेरी कौम के लिए क्या है, क्या मुझे लड़ना है या मुझे हिजरत करके आगे बढ़ना है और अपनी कौम को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही, वहां पे लोग उनको वीक भी कह सकते हैं कि या वो वहां से निकल के चले गए, काइंड ऑफ नो, क्यों हमने कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्रंट नहीं किया। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म बहुत सोच थी कि ये डिसीजन से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या क्या बेनिफिट होंगे, कैसे वो दीन को और बढ़ा सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये काफी स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। बट आई थिंक अगर आप उनकी सक्सेस पढ़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ही इज वर्किंग एज अ स्ट्रेटेजिक लीडर, सोशल लीडर। आई थिंक हर लीडरशिप में आपके काफी लेसन आप उनसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट इलियास साहब अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इलियास फारिस साहब।
आई थिंक अगर आप कर देंगे तो मैं कर रहा Can we हूँ, do उनको अपने आप को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अनम्यूट रिक्वेस्ट। इलियास भाई, आर यू अराउंड? शायद इसरार अहमद साहब भी हैं। इसरार साहब अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। सलाम। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है आपने जो शेयर की। आपको बस एक सजेशन चाहिए था, आपसे बस राय चाहिए थी कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज ही शुड हैव, कि उसको क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अपने अंदर अपने बिजनेस के लिए। कोई स्टार्टअप बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है और ही जस्ट वांट टू गो फॉर अ स्टार्टअप। आई थिंक जो जो मेन क्वालिटी होती है जो एंटरप्रेन्योर में होती है, कांस्टेंट इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप जो करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो दो रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योर की। एक तो होता है कि वो इनोवेटिव होता है, जो क्रिएटिव होता है, कुछ नया सोचता है, नया करने की कोशिश करता है। और दूसरी होती है कि वो रिस्क लेता है, बिकॉज बिजनेस करना इज अ बिग रिस्क। तो वो उसका रिस्क अवर्स नहीं होता है। तो वो दो क्वालिटीज हैं। दूसरी है कि ऑब्वियसली जो आपका बिजनेस के लिए जरूरी होती है, कोई भी बिजनेस के लिए डिसिप्लिन होना जो बहुत जरूरी है, पैशनेट होना बहुत जरूरी है, और एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है, मतलब सेंसिटिव लोगों के साथ। तो एम्पैथी आपको काफी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करके देगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैशन आपको ड्राइव करेगा जब आपके बिजनेस ठीक नहीं चलेगा तब। और डिसिप्लिन ये रहेगा कि जिससे आप अपने ट्रैक पर रहेंगे और फोकस होके काम करेंगे। और लास्ट है वो है कि अच्छा एम्पैथी और आपका आपका अखलाक होंगे। तो नेटवर्क, जितना अच्छा नेटवर्क होता है स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योर का, उसको बहुत बेनिफिट होता है। सो अच्छा नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। और अच्छा नेटवर्क आपके रिलेशनशिप अच्छे अखलाक से बनता है। इलियास फारिस साहब अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी आपको? वालेकुम सलाम जी इलियास भाई। जी अच्छा, हम लोग मतलब मैं कर्नाटका से हूँ और यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हमारे कस्टमर्स है हमारे प्रोडक्ट को रिलेटेड। तो इसमें क्या है, हमने मतलब सर्विस वाइज और कस्टमर वाइज वो प्लेस पे हमारे एम्प्लॉयज को रखा हुआ है। तो होता ऐसा है कि वो लोग एक तो सेल्फ इनिशिएटिव नहीं है और मतलब ऐसा है कि कस्टमर हर एक चीज को हमको ही कॉल करता है। बीइंग आदमी वहां पे होता है लेकिन वो सेल्फ से कुछ भी नहीं करते, हमेशा बोलने के बावजूद, ये सब करने के बावजूद। और मेरी खुद की एक क्या कहते हैं कमी, अगर ऐसा मैं बोलूं तो मैं एज अगर मैं एम्प्लॉय अपने आप को कंसीडर करूं तो मैं बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूं। लेकिन अगर मेरे को कहा जाए कि किसी और से आप काम ले लो, आपके नीचे 10 लोग दिए हैं, तो पता नहीं मेरे से हो नहीं पाता है। एज अ रिलेशन मेरा अच्छा रहता है लेकिन मैं काम किसी से ले नहीं पाता। लेकिन मैं खुद को मुझे बोल दो, मैं वो काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। इलियास भाई, ये मैं आपकी अपने जैसे आप को प्रॉब्लम, कैसे सुधारूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है ये चीज है। इलियास भाई, होता क्या है कि जैसे मैंने कहा, डेलीगेट करना ही पड़ेगा। पहली बात आप सोचिए कि आपको कंपनी को छोटा रखना है या बड़ा करना है। और डेलीगेशन जब तक नहीं करेंगे काम का, और देखिए कई बार ये होता है, बड़े लोग स्मार्ट भी होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे बॉस को हमारा काम पसंद नहीं आएगा, तो फिर हम लोग क्यों करें। कई बार लोग इसलिए भी नहीं करते कि उनको लगता है कि ये बॉस हमारे 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 एफर्ट्स को एनकरेज नहीं करेगा, हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करेगा, और हमारी गलतियां ढूंढेगा। देखिए, जब कोई इंसान आपके जैसा, आप तो माहिर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, जी लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जूनियर हो, आपका जो एम्प्लॉय हो आपके जितना बेहतर हो, लेकिन वो धीरे धीरे बेहतर होगा। लेकिन आप उसको वो लेवल, वो आपका उसको फ्रीडम दीजिए कि वो अपने आप को डेवलप करे। लीडर का काम ये नहीं होता है कि वो लोगों को डेवलप करता है अपने अंदर। सो वो भी बहुत जरूरी है। सो आई थिंक, और गलतियां हो, अगर वो बार बार गलती करता है, और वो देखिए कई बार होता है कि जेन्युइन गलती होती है जिसमें इंटेंशन गलत नहीं होता है, कई बार होता है बदमाशी होती है, या कोई इंसान है कि जो बहुत ही कैजुअल है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अलग, वो तरह की गलतियां अलग होती है। जब आपको लगता है कि कोई इरिस्पॉन्सिबल है, कैजुअल है अपने अप्रोच में, और वो गलती होती है, आप जरूर उस पर डांट लगाइए, आप उस पे उसको उसको बोलिए। लेकिन जो इंसान से सीखने में गलती होती है, वो थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए कि गलतियां करे और सीखे। जी 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 ठीक है ना?
जी और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा फ्रीडम देंगे लोग अच्छा काम करते हैं, जी उनको फ्रीडम चाहिए। और कोई सवाल है किसी का? आई थिंक इसमें बहुत सारे सवाल हैं मैसेजेस में, लेकिन शायद कोई पर्सनल मैसेज किया आपको, ग्रुप में नहीं हाँ है। बहुत सारे लोगों ने, एक तो वो डॉक्टर साहब ने किया था, फिर उसका उनका जवाब मैंने दे दिया, फिर just a moment, अब्दुल लतीफ भाई ने सवाल पूछा है? नहीं पूछा हमने। वो हैं अभी इधर? अब्दुल लतीफ भाई आपको सवाल पूछना है? उन्होंने मुझे मैसेज किया है। अब्दुल लतीफ अभी इसमें सर्च में नहीं आ रहा ना। ओके सो एक उन्होंने सवाल पूछा, हाउ कैन वी गेट कैन फाइंड द बेस्ट सेल्स स्टाफ फ्रॉम सीवी वी गेट। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो सीवी में जो मिलता है सबसे पहले होता है कि आप उनका एजुकेशन कौन सी जगह से है। अगर ऐसा समझिए एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी और कॉलेज से है तो बेहतर है, और कॉलेजेस ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ जाएं और पैसा देके पास हो सकते हैं, तो अगर आप एस्टेब्लिश कॉलेजेस से पास आउट हैं बच्चे तो अच्छी बात है। दूसरा एक्सपीरियंस कैसा है, और आपकी जो, इसलिए सबसे पहले जरूरत है अब्दुल भाई कि आप पहले लिस्ट आउट करिए कि आपको किस तरह के काम के लिए जरूरत है और क्या क्या उससे एक्सपेक्टेशन है। तो उसमें समझ लीजिए कि आपको 1 2 3 आपने लिखा, ये 3 एक्सपेक्टेशंस हैं, ये 3 काम की जरूरत के लिए आप किसी को हायर करना चाहते हैं। तो अब आप ये सोचिए ये 3 काम के लिए क्या स्किल्स की जरूरत होगी और क्या क्वालिफिकेशन, ये 2 अलग अलग चीजें। और फिर आप अपने उनके सीवी में देखिए कि वो स्किल्स और क्वालिफिकेशन है उनके पास या नहीं है, या और फिर लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि अगर समझ लीजिए अच्छी कंपनीज में काम किया है और 2 3 साल तक काम किया है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सीवी में 6 महीने में जॉब बदला हो ऐसा दिखता है, तो वो थोड़ा डेंजरस मामला है। ऐसे लोग हैं जो एक कंपनी में एटलीस्ट 2 साल 3 साल निकाले हों, जिससे आपको पता चले कि वो आपके साथ भी लॉन्ग टर्म टिके रहेंगे। एंड हाउ टू रिटेन सेल्स स्टाफ, अब्दुल भाई ये सवाल है कि किसी को रिटेन करना हो तो घर जो होता है, तो आपके बच्चे आपके साथ क्यों बने रहते हैं और कब छोड़ के चले जाते हैं? जब जब कंपनी में माहौल अच्छा होता है एक, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, लोग आपको पैसे के लिए नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, उनको क्या, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे उनको मजा आता है काम करने में, उनको काम चैलेंजिंग लगता है, ये सारी चीजें हैं। और अगर आप उनके बुरे टाइम में खड़े हैं पीछे और उनको संभाल रहे हैं, तो आई थिंक लोग आपको छोड़ के नहीं जाते। यूनुस भाई आपका सवाल है कुछ? सब सवाल पूछिए ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा एक सवाल था कि जैसा जो हम प्रॉफिट जो रखते हैं, कोई हम लोग एक्चुअली ऑनलाइन जो है बेकिंग होम बेकर्स है जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं बेकिंग के, तो उसमें जो है मेरा ये सवाल था कि जैसा हमको फॉर एग्जांपल कॉस्ट अगर 50 आ रहा है, 50 रियाल आ रहा जो है, मैं रियाद से बोल रहा हूँ, तो उस पे हम प्रॉफिट जो है कितना ले, मतलब मिसाल के तौर पे तो प्रॉफिट की कोई लिमिट इस्लाम में है कि भाई आप इतना परसेंट ले इतना ना ले, या बाद बिजनेस में देखने में आता जैसा स्पेक्स है 300 रुपीज में स्पेक पड़ता है लेकिन उसको 1500 में बेचते हैं ग्लासेस जो है ना, तो ये जो है कहाँ तक मतलब दुरुस्त है? फिर अगर हम कैसा तय करें जस्ट होम इसके लिए, क्योंकि इसमें शॉप नहीं है, लाइसेंस नहीं है, स्टाफ नहीं है, हम अपने ही घर में जो है खुद से ही बनाते हैं मटेरियल लाके, इस तरह का। जी जी देखिए, मैं डिज़ाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब डिज़ाइनर को आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो अपनी डिज़ाइन का जो पैसा लगाते हैं और मटेरियल का पैसा लगाते हैं। सो यूनुस भाई 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट आपका आइडिया है, तो समझ लीजिए जो आर्टिस्टिक काम करते हैं जैसे शेफ हैं या जिस तरह के लोग हैं जो इनोवेटिव इंटरेस्टिंग डिश और या बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आप तो ये सोचिए कि वो डिजाइन एलिमेंट हो सकता है उसका, या अगर आप जनरल प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे आपने ब्लैक फॉरेस्ट बना लिया या आपने स्ट्रॉबेरी केक बना लिया जिसमें आपको कोई इनोवेशन नहीं है, तो ये अलग बात है। रॉ मटेरियल कॉस्ट है, एफर्ट, आपका जो लेबर है उसका कॉस्ट, और मार्केटिंग और प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लॉजिस्टिक, आप
सप्लाई भी करते होंगे, किसी को हायर किया होगा, डिलीवरी जी के लिए भी चाहता होगा। तो आई थिंक जी मोटी मोटी ये जो कॉस्ट आपकी है, ये आपकी बेसिक कॉस्ट हो गई, प्लस आपकी फैसिलिटी ना, आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते होंगे घर में, जी जी या जी अगर आपके पास या गैस होगा तो उस समय जी जी जो वो भी फैसिलिटी आप इस्तेमाल करते हैं, वो जी सारी जी चीजों को का कॉस्टिंग आप ऐड कर सकते हैं, जी और जी उसके साथ फिर आप थोड़ा सा मार्जिन जो हो 15-20% आप ले जी जी सकते हैं। So, अच्छा जी 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 so you include all this cost and then you have a margin of Then 15-20%. अच्छा अच्छा जी ठीक है? सर, एक चीज पूछना चाहूंगा कि हम लोग आगे इसको आहिस्ता से हम जो है, इवन हम इंडिया जब बैक हो जाएंगे हैदराबाद, तो कुछ ऐसे रिलेटेड बिजनेस हम जो है करना चाह रहे हैं। तो अभी हम ऐसा जैसा ब्रांड भी बनाना चाह रहे हैं, हमारा फेसबुक पे पेज है, 1000 लाइक्स वगैरह है उसमें जो फॉलो करते हैं। Nice. तो बहुत इसको अच्छा। हम हाउ वी कैन प्रोसीड ऑन दैट वे, लॉन्ग वे, 4 years 3 years वी डोंट नो, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह रियाद में लोग जानते हैं और पसंद करते हैं हमारा टेस्ट जो है, वो रसमलाई और मीठा पान फ्लेवर के नाम से जो है लोग काफी Very पसंद good. करते हैं। यानी केक को हमने उसमें रसमलाई का फ्लेवर दिया और मीठा पान केक का फ्लेवर दिया, दैट इज इनोवेशन फ्रॉम अस। Very nice. Very good. So many people likes this, alhamdulillah. So that one we want to lead for to open a bakery in Hyderabad later, inshallah, biznillah. So how we can go on it? Just can you? या सो आई थिंक सबसे बड़ा जो बेकर्स का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम है आजकल। जी 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 वो इंस्टाग्राम, तो इफ यू हैव टू बी विजिबल, देन सेकंड इज सिर्फ फोटो नहीं डालना है, थोड़ा सा कुछ अपना छोटा वीडियो डाल दिया आपने, एंगेज करना बहुत जरूरी है। आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको एंगेज कैसे करते हैं, जी और विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी इंशाल्लाह थोड़े टाइम में इस तरह की चीजें करने से, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। तो आई थिंक आई एम श्योर काफी आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज बीइंग अ बिग मार्केट, और अभी तो हर सिटी में इंडिया में बहुत चल गया है, होम बेकर बहुत ज्यादा चल गए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, और आई थिंक कीप डूइंग दैट. I think I'm not sure whether you will get the same margin what you're getting in Riyadh in India, Hyderabad mein. But I think yeah, but it's nice to connect with, and maybe you can do also some big parties. I have a student, she is like आपके जैसे ही बहुत अच्छे से innovative cakes और bakes बनाती है. Now she's only doing for very very big wedding parties and all. So I think yeah, so maybe if you are innovative and you are well connected and well networked, I think I'm sure आपको काफी अच्छे orders मिलेंगे. अब you can also tie up with the this event management companies. जो शादियों में, अब तो शादियों में आजकल केक कटिंग बहुत शुरू हो गया है. So I think you can do all this. जी जी. Okay. Okay. Thank you so much. All the best. I think questions काफी हैं आज के लिए. तो अभी मैं कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को. Okay. ठीक है मुदर भाई, अभी तक भी लोग आ रहे हैं. देखिए I think ये टाइमिंग के ऐसा है आज सब लोग बहुत लेट आए हैं, ज्वाइन किया. I'm just asking. टाइमिंग चेंज हुआ है, ईशा की नमाज की वजह से टाइम चेंज किया गया है. ठीक है, जो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं, फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया था मैंने, सबको मिल गया होगा. तो आप लोग अपने फीडबैक शेयर करें आज के वेबिनार के बारे में, और रिफा का कांटेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस भी उस फीडबैक में आपको मिल जाएगा. आपको जब भी कांटेक्ट करना रहेगा आप डायरेक्टली उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. आपने कोई भी बिजनेस, यूनुस साहब भी जो सवाल कर रहे थे, ये पूरा एक तो फुल फ्लेज टॉपिक था जो अब्रार साहब से सवाल कर रहे थे, कैसे अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं, उसकी मार्केटिंग करें. रिफा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा. स्टार्टअप के लिए रिफा का एक डिपार्टमेंट है, पूरी कोर कमेटी है जो स्टार्टअप के लिए लोगों को गाइड करती है, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग उसमें हैं. इसी तरह एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन के लिए हमारा डिपार्टमेंट है, स्केल अप डिपार्टमेंट. इंटरनेशनल बिजनेस में कोई चाहता है उसके लिए एक डिपार्टमेंट है. इस तरह से टोटल 9 डिपार्टमेंट्स रिफा के हैं. तो आप रिफा से कांटेक्ट करेंगे ना, कोई भी बिजनेस रिलेटेड इशू है तो उस पर आपको डिपार्टमेंट को हम लोग एस्केलेट कर देंगे आपके इशू को. वो डिपार्टमेंट देखेंगे कि आपको क्या इशू है, उसके हिसाब से चार्ज. तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो थी शेयर करनी थी. तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने वेबिनार को. मैं शुक्रगुजार हूँ अबरार अली सैयद साहब, बार बार रिफा के जो है निकालते हैं, आज ऑनलाइन है. और
हमारे जो पार्टिसिपेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन करते हैं और ओवरसीज से भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हमारे टेक्निकल होस्ट जो यूसुफ अली खान साहब हैं, तेलंगाना चैप्टर रिफा के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं, और हमारा जो वेबिनार का जो एक डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हैं, उनका हमारे मजहर खान साहब जो वेबिनार की टीम में कोर कमेटी में है, जो अभी पहले टेक्निकल थे, उनका शुक्रगुजार हूँ और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। हम लोग